नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। तो आइए शाम 6 बजे की शुरुआत करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने देश में आपराधिक घटनाओं के आंकड़े जारी किए हैं। साल 2022 के आंकड़ों में एनसीआरबी ने बता दिया है कि कहाँ अपराध का ग्राफ बढ़ा है, कहाँ घटा है, कौन सी आपराधिक वारदातों में इजाफा हुआ, कौन से अपराध घटे, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में कौन सा शहर सबसे आगे है। एनसीआरबी इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले पहलू भी सामने रख रहा है, लेकिन पहले खास पहलू पर ध्यान दे रहे हैं, वो है छात्रों में आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी। तो क्या कहता है एनसीआरबी का डेटा? 2022 में आपको बता दें 1,70,924 लोगों ने जान दी है। इनमें छात्रों की संख्या तकरीबन 13,000 है। जान देने वालों में 7.6% छात्र हैं। इनमें से 2,095 ने परीक्षा में नाकाम होने के कारण अपनी जान दी है। इनमें 18 साल के तक के आपको बता दें 1,123 छात्र हैं और उनमें 578 लड़कियां और 575 लड़के हैं। महाराष्ट्र में 378, मध्य प्रदेश में 277, झारखंड में 174, कर्नाटक में 162 और गुजरात में 155 छात्रों ने अपनी जान दी। 18 साल से कम के 10,295 बच्चों ने अपनी जान दी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर लतिका गुप्ता हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, शिक्षाविद हैं। मैम, धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आपसे बेहतर कौन समझा सकता है हमें कि ये जो डेटा सामने आया बहुत तकलीफ देह है, क्यों इस तरह की प्रवृत्ति हमारे छात्रों में बढ़ी है? देखिए, जो छात्र हैं वो किशोर भी हैं, बच्चे भी हैं, इंसान भी हैं। तो स्कूली जीवन या कॉलेज का जीवन एक पहलू है और दूसरा समाज है, जिसमें समाज में जब पूंजीवाद बढ़ रहा है तो कई आक्रामकताएं भी बढ़ रही हैं। और उन सब में सिर्फ ये सोचना कि सिर्फ उनकी छात्र वाली अस्मिता उन पे इतनी हावी हुई कि वो इस ओर बढ़े, इतने ज्यादा निराश हो गए जीवन से, ये मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है। मुझे लगता है कि शिक्षा में असफलता या परीक्षा में असफलता एक ऐसा संदेश हमारे समाज में देती है, और शायद पिछले 100-150 सालों से देती आ रही है, कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। और ये संदेश गलत संदेश है या जीवन में बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ अभी और हो सकता है, ये कहने वाले कौन लोग हैं, समझाने वाले? या तो माता पिता या शिक्षक। और अब मैं आती हूँ उस मुद्दे पे कि आज के आम विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का सहारा बहुत कम हो गया है, क्योंकि शिक्षक बहुत कम हो गए हैं। और जिस तरह कोविड के बाद, महामारी के बाद हमने ऑनलाइन व्यवस्था में बहुत ज्यादा अपना विश्वास जगाया, तो हम सबको लगने लगा कि कंप्यूटर से, यूट्यूब से, यहाँ वहां से सीख के शिक्षा हो सकती है। लेकिन शिक्षा में जो इंसानी पहलू होता है, जो संबल होता है, जो शिक्षक लगातार हाथ पकड़ के संभाल के बताता है, वो कम हुआ है। और इसके कारण शिक्षक की जो भूमिका है वो हल्की पड़ी है। तो आम छात्र आज अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं। और बिल्कुल जो मैम। थोड़े जो से कम। जी, जैसे में इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की तो होती है, लेकिन परिवार की भी होती है। छात्रों में एक तरह से प्रेशर रहता है, पीयर से कंपटीशन रहता है। और जो हम घर, परिवार, स्कूल में जो प्रेशर बनाते हैं कि आप इतने नंबर लाइए, अगर नहीं आएंगे तो जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, वो अपने आप में भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे बच्चों को, वरना जो आपने कहा कि एक इंसानी पहलू है, उस ओर हमें अपनी शिक्षा पर, उस पर भी ध्यान दिलवाने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन निधि जी, जो आप ये कह रही है ना कि परिवार दबाव बनाता है, देखिए, कौन से परिवार दबाव बनाते हैं? जब आप ये बोलते हैं कि परिवार बनाते हैं, तो वो एक खास मध्यम वर्गीय परिवार की छवि आपके दिमाग में है। लेकिन अगर आप आंकड़े उठा के देखें, और मैं बहुत ध्यान से पढ़ती रही हूँ, आईआईटी वगैरह में भी जो विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो उड़ीसा से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, झारखंड से, बिल्कुल ग्रामीण इलाकों से आए हैं। आप ये सोच रहे हैं कि उनके माँ बाप जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो उन पे ये दबाव बनाएंगे कि तुम इतने अंक लाओ, उतने अंक लाओ? हमारी शिक्षा व्यवस्था की ये सफलता थी पिछले 20 सालों में, कि ऐसे परिवारों से बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी स्कूल में आए और फिर उच्च शिक्षा में भी आए, जिनके पिता माता पढ़े लिखे नहीं थे या बहुत ही कम पढ़े लिखे थे।
तो उनको अगर आप ध्यान में रख के सोचें तो ये बात कहने में हमें हिचक होनी चाहिए कि परिवार ये दबाव पूरी तरह बनाते हैं। काफी हद तक जो संदेश हमें मिलते हैं वो हमें मीडिया से या व्यवस्था में आके एक संस्था में घुस के मिलते हैं बहुत ज्यादा। और उस संस्था में हमने, आप देखिए, निरंतर हमारी संस्थाएं कमजोर हैं। आईआईटी का मैंने पिछले कुछ हफ्तों में अखबारों में पढ़ा कि शिक्षकों की बहुत कमी है। जहां इतनी आक्रामक तरह की डिग्री की पढ़ाई हो रही है, इंजीनियरिंग की, तकनीकी की, वहां पे भी शिक्षकों की कमी है। तो हमने शिक्षा को दरअसल एक बहुत मशीनी तरीके से देखना शुरू किया, और अब बहुत आगे तेजी से हम एकदम से महामारी के बाद बढ़े, क्योंकि हमें लगा कि करोड़ों के इस देश में हमने स्क्रीन पे बैठा के शिक्षा प्राप्त कर ली। और इसीलिए 2023 में, पिछले 3 महीने में, आज तीसरी बार एनडीटीवी आत्महत्या की चर्चा कर रहा है। और पहली बार मैंने कहा था कि ये एक शाम की चर्चा होके ना रह जाए। अब हम तीसरी बार बैठे हैं तो हमें शिक्षा व्यवस्था पे ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि परिवार पे ध्यान क्या देके हम बदलाव इस। मैम शिक्षा व्यवस्था में लाया जा सकता है, क्या आप कहेंगी? सबसे पहले तो शिक्षकों की नियुक्ति, बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति। दूसरा, शिक्षकों को जो हमने आंकड़े भर्ती करने की मशीन बना दिया है, और उनसे तरह तरह के आंकड़े हम इतने ज्यादा कंप्यूटरीकृत काम करवा रहे हैं कि जो है भी उनके पास भी अपने विद्यार्थियों के साथ समय बिताने की गुंजाइश बहुत कम रह गई है। और तीसरा, हमने ऐसा हमने ऐसा सोचा है कि जैसे महामारी बंद हो गई या खत्म हो गई तो अब उसके असर खत्म हो गए। महामारी में जो हुआ, जो 3-2.5 साल, भारत उन देशों में से था जिसने सबसे ज्यादा स्कूल बंद किए और कॉलेज, 17 महीने। तो जो घर बैठे लोग, उससे जो घुटन हुई, वो जो एक जिंदगी के 17 महीने बीत गए जवान लोगों के घर बैठ के, उसको लेके आप एक आम संस्था को उठा के देख लीजिए, वहां कुछ नहीं हो रहा है। और जो हमने बिल्कुल आंख बंद कर ली है उस ओर, उसको ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल हमारे जी। देश के मनोवैज्ञानिकों को सोचने की जरूरत है। हमारे खुद के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बहुत परेशान थे घरों में बैठ के। उन विकारों पे हमने अब बात भी ढंग से करी नहीं, और उन पे कुछ काम नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है उन पे बिल्कुल काम करने जी। की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए और रोशनी डालने के लिए इस महत्वपूर्ण विषय पर। और वाकई में जिस तरह से हमारे शिक्षक साथ हों, एक जो उनसे इंसानियत के तौर पर बहुत चीज़ें सीखी जा सकती हैं वो हो, परिवार समझें बच्चों पर और बच्चे खुद अपना मनोबल बनाए रखें। तो आइए आगे बढ़ते हैं देश की बात में। और एनसीआरबी का एक डेटा महिलाओं से जुड़ा हुआ भी आया है। महिला अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन महिला सुरक्षा कर्मियों में नहीं। आपको बता दें, एक ये डेटा मैं ये बताना चाह रही थी पहले कि एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है महिलाओं के उस पर। आपको बता दें, वो डेटा हम स्क्रीन पर अपना पहले आपको दिखाएंगे। किस तरह से 2000, ये आप हम पहले गृह मंत्रालय के डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन चलिए ये पहले बता देते हैं कि किस तरह से जो महिला पुलिस कर्मियों में जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इतने नहीं हैं। हालांकि अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। पूरे देश में 11.75% महिला पुलिसकर्मी हैं, जबकि गृह मंत्रालय के मुताबिक 33% महिला पुलिसकर्मी हो। इसे लेकर गृह मंत्रालय कई एडवाइजरी भेज चुका है। अब एक ग्राफिक के जरिए जो बना हुआ है मैं वो दिखाना चाहती हूँ कि एनसीआरबी ने क्या कहा है। ये तो हम वो दिखा रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने क्या कहा है, लेकिन पहले मैं आपको वो ग्राफिक भी दिखाना चाहती हूँ कि एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में 2022 में इजाफा तो हुआ ही है। 4,75,256 अपराध हुए 2022 में। ये अगर हम देखें तो 2021 के मुकाबले 4% बढ़ोतरी है। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 18.1% लज्जा भंग हुई के मामले हैं। 80,000 से ज़्यादा लज्जा भंग के केस हैं। 7.1% रेप के मामले, यानी 71,000 से ज़्यादा रेप के मामले हुए हैं। कुल मामले 19.2% के हैं। और महिलाओं के खिलाफ अपराध में 31% अपने ही शामिल होते हैं। और इसके बाद हमने देखा किस तरह से जो गृह मंत्रालय की तरफ से एक डेटा आया है कि महिला अपराधों में जो बढ़ोतरी में जो सुरक्षा कर्मी है, महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो पर्याप्त नहीं है, वो कम है। और इस पर अधिक जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा।
देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बेशक से बढ़ रहा हो, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों की जो संख्या है वो बेहद कम है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज लोकसभा को बताया है कि पूरे देश में लगभग 2,46,103 महिला पुलिसकर्मी ही जो हैं वो तैनात है, यानी इनकी संख्या सिर्फ 11.75 है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो मापदंड है वो 33% जो है महिलाएं होनी चाहिए पूरे देश में, लेकिन ये बहुत नीचे है, ऐसा जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पर बताते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में एनसीआरबी ने अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें साफ कहा है कि 14,000 केसेस जो हैं वो महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं, लेकिन दिल्ली में भी महिला पुलिसकर्मियों की जो तादाद है वो 10,000 के आसपास है, यानी सिर्फ 11%। महाराष्ट्र में ये जो संख्या है कुछ ज़्यादा ज़रूर है, 16.45 है, यानी 1,85,000 में से सिर्फ 30,000 के आसपास महिला पुलिसकर्मी वहां पर तैनात हैं। ये एक बड़ा जो है एक चिंता का कारण है। होम मिनिस्ट्री का कहना है वो लगातार पिछले 9 सालों में 5 एडवाइजरीज जो है वो स्टेट्स को दे चुकी हैं, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा काम जो है वो स्टेट्स नहीं कर पा रही हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी सफाई आई है कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है और लगातार इनकी जो संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। 2013 में जो ये संख्या थी वो 5.87 थी, यानी 5.87 थी, और लेकिन अब 2022 में ये संख्या जो है वो बढ़कर 11.75 हो गई थी, यानी 11.75 हो गई थी। महिलाओं के जो पुलिस स्टेशन हैं उनमें भी जो है वो इजाफा हुआ है, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा को बताया है। लेकिन ये वाकई में ही चिंता की बात है कि हम महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की जो जांच है उसके लिए भी महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो संख्या है वो बहुत कम है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आइए देश की बात में बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में तेंगनोपाल जिले में उग्रवादियों के 2 समूह के बीच भीषण गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई है। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें नाथगांव के आतंकियों के 2 समूह के बीच गोलीबारी की सूचना मिली। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जिन लोगों की मौत हुई वो वहां के स्थानीय नागरिक नहीं हैं। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई जातीय हिंसा में अब तक 180 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं और बाहर रहने को मजबूर हैं। और इस पर बात करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान इसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं यशोवर्धन आज़ाद, पूर्व आईपीएस अधिकारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पहली बात तो यही मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्या आकलन है आपका मणिपुर के हालात पर? आपने एक लेख भी लिखा है आज इंडियन एक्सप्रेस में। हाल में हमने ये भी सुना था यूएनएलएफ के साथ अकॉर्ड भी साइन हुआ है, तो आपका असेसमेंट क्या है इस जो ये खबर वहाँ पे मौतें हुई हैं? देखिए, मेरा आकलन जो मणिपुर के बारे में वो ये है कि एक तरह की शांति तो कायम हुई है, लेकिन ये जो शांति है ये पूरी शांति नहीं है, क्योंकि समय समय पर ये हिंसा का जो के बारे में हम सुनते हैं वो बहुत ही दुखदाई है। ये जो हिंसा हुई है तेंगनोपाल में, ये बॉर्डर विलेज है, ये कुकी का इलाका माना जाता है, और असल में ये जो हिंसा दोनों तरफ से हुई है, विलेज डिफेंस सोसाइटी जो गांव की रक्षा करते हैं कुकियों के तरफ से, उनके तरफ से फायरिंग हुई है जो बाहरी आदमी आए थे। अब उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में सरकार ने ये कहा है, और सही भी है कि अभी वो देख सुन के बताएंगे, लेकिन ये बताया गया है उनके द्वारा कि ये इम्फाल वैली के लोग हैं। कहने का अर्थ ये है कि या तो हिंसा जो अभी अगर आप उसके नंबर अगर आंकड़े देखें तो वो तो कम है पहले से, लेकिन समय समय पर ये हिंसा होती जा रही है, इसका मतलब पूरी शांति अभी नहीं हुई है। अब सवाल आता है कि यूएनएलएफ के साथ एक पीस अकॉर्ड हुआ है, किसी तरह के भी शांति के प्रयास वो तो वेलकम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे पूरी शांति आएगी ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यूएनएलएफ का एक जो खास हिस्सा है वो इसमें सरकार के साथ आया है और दूसरा हिस्सा नहीं आया है। इसके अलावा और भी काफी चीजें हैं। जब यूएनएलएफ के साथ जो मॉनिटरिंग कमेटी, जो पीस ये कमेटी बनेगी और ये कहाँ कहाँ कैंप्स में सेटल किए जाएंगे, ये सब बातें जब आएंगे तब पता लगेगा वाकई इसमें शांति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि
कुछ और चीजें जो बहुत ही जरूरी हैं वो ये है कि 4,500 हथियार जो अभी तक विभिन्न इलाकों में घूम रहे हैं मिलिटेंट्स के पास या विलेज डिफेंस सोसाइटीज के पास या एक्टिविस्ट के पास, जब तक ये वापस नहीं लौटते हैं तब तक ये समस्या बड़ी गंभीर बनी रहेगी। अब देखना जी, ये जैसे है कि आपने कहा सर कि 4,500 के करीब ये वेपन्स हैं जो लूट लिए गए थे विभिन्न स्तर पर। इनको कैसे अब शांति भी बनी रहे, लेकिन इनको रिट्रीव करना भी बहुत अहम है, और जब तक ये नहीं मिलते तो ये रोड़ा भी हैं शांति की राह पे। इस लिहाज से कैसे इस पे बढ़ा जा सकता है कि इनको रिट्रीव भी किया जाए और हालात को मतलब भंग भी ना हो शांति? जी हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी और डीजीपी ने भी कॉल दिया कि सारे हथियार जो लूटे गए हैं वो वापस किए जाएं। अब आप देखिए कि ये जो हथियार हैं वो लूटे गए थानों से, और थानों से हथियार लूटे गए, जरा भी फायरिंग नहीं हुई, कोई भी उसका विरोध नहीं हुआ। इसका मतलब कि थोड़ी मिली भगत तो थी, और मैंने इसलिए ये सिफारिश की थी कि इसके बारे में कम से कम केसेस रजिस्टर किए जाने चाहिए और स्पष्ट एक चेतावनी देनी चाहिए कि अगर ये हथियार नहीं लौटेंगे तो केसेस इंस्टीट्यूट किए जाएंगे। उस संबंध में कार्रवाई क्या हुई है ये मुझे इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन ये एक खतरनाक स्थिति होगी अगर ये हथियार नहीं लौटेंगे। तीसरी बात ये है कि अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस शांति में जो रोड़ा डालने वाली चीजें हैं वो ये है कि अभी भी कुछ ऐसे बफर जोन्स बनाए गए हैं जहां पर कि कुकी के जो विलेज डिफेंस सोसाइटी हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ जगह डिस्ट्रिक्ट्स में माइती के ये काम कर रहे हैं। तो जब तक कि नहीं इसे खत्म किया जाए और एक बहुत ही जिसे कहते हैं टफ अप्रोच लिया जाए, तब तक ये मुश्किल है। शांति के पहले जो शांति होनी चाहिए उसके बाद ही वो पीस टॉक्स हो सकते हैं, और इसलिए अभी आवश्यक है कि जितने भी सेंट्रल फोर्सेस हैं और आर्मी है वो मिलके एक ऐसा ग्राउंड सिचुएशन तैयार करें। उसको तैयारी सर, करने यहाँ में पे कई शायद एथनिक ग्रुप्स और ट्राइबल ग्रुप्स हैं, सबकी अपनी मांगे हैं और इतिहास के पन्नों से भरी इनकी शिकायतें भी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ ये एक मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है मणिपुर का, इसके लिए पॉलिटिकल प्रयास करना बहुत ही जरूरी है। और अभी भी समय आ गया है कि सारी पार्टीज को साथ में लेके एक पॉलिटिकल नेगोशिएटर को अपॉइंट करके, क्योंकि आपने देखा होगा पहले कि सीएम साहब के बारे में भी ऐसी संभावनाएं उठी थी कि कुछ लोग प्रसन्न नहीं हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये माइती के राजा हैं। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी ऐसे पॉलिटिकल नेगोशिएटर को अपॉइंट कीजिए जिनके ऊपर कुकीज को भी विश्वास है और मैतीज को भी विश्वास है, नागाज को भी विश्वास है। और देखिए, कुकीज के एमएलएज ने बार बार कहा है, उसमें बीजेपी के एमएलएज हैं 10 में 7, उन्होंने ये कहा है कि हमको एक नई व्यवस्था चाहिए। हिल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए इसके बारे में पुरजोर वो मांग कर रहे हैं। तो इसके लिए एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और समझाने के लिए गहराई से जो मणिपुर के हालात बने हुए हैं। पॉलिटिकल नेगोशिएटर नियुक्त हो जो सभी दलों को मान्य हो, बहुत अहम मसला है। उम्मीद करते हैं इस ओर ध्यान दिया जाएगा। तो आइए देश की बात में एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे जयपुर। यहाँ पर घर में घुसकर एक हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोड़ामेड़ी की हत्या हुई है। बात राजस्थान की राजधानी जयपुर की। राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें उनके घर में जाकर गोली मारी गई। हमलावरों ने, आपको बता दें, गोगामेड़ी को संभलने का मौका नहीं दिया। उन पर कई राउंड गोलियां चलाई गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। लिखा है कि सुखदेव सिंह उसके दुश्मनों से मिलकर काम कर रहे थे। आइए सुनते हैं कि पुलिस कमिश्नर जो हैं जयपुर के जॉर्ज जोसेफ, उनका क्या कहना है। 3 लोग यहाँ आए थे, यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से।
तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉस फायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। एक षड्यंत्र था और वो सुरक्षा के लिए कंटिन्यूस 2 साल से मांग कर रहे थे, परंतु उनको सुरक्षा नहीं दी गई। उसका परिणाम ये हुआ कि आज उनकी दिन दहाड़े घर में बेडरूम में जाके हत्या हो गई। ये बहुत ही कायराना है वैसे तो कार्य, परंतु मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये कोई छोटा इशू नहीं है और बहुत बड़ा इशू बनेगा। जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, ना बॉडी उठाने देंगे, ना हम यहाँ से जाएंगे, ना किसी को जाने देंगे। हम सब लोगों को बार बार डाउट है, कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र के पीछे है, राजनीतिक नेता इसके पीछे निकलेगा। पूर्ति सरकार की तो गलती ये रही कि बार बार सुरक्षा मांगने के बावजूद पूर्ति सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं दी, उसके कारण से उनकी हत्या हुई है। मौजूदा सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि आप कानून व्यवस्था की बात करते हो, आप यूपी का उदाहरण देते हो, 24 घंटे नहीं है, आप जल्दी से जल्दी उन हत्यारों को पकड़कर पूरे देश और प्रदेश की जनता के सामने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करें। तो ये जयपुर समाज के लोग आपको बता दें अस्पताल के बाहर बैठे हुए थे। उधर सीकर शहर में राजपूत छात्रावास के बाहर भी बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन, राजस्थान के आने वाले भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। नारेबाजी के बाद राजपूत समाज के लोगों ने सड़कों पर उग्र प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर सिंह गोलीवार के जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की तो राजस्थान बंद की चेतावनी दी है। और कौन थे ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जिनकी हत्या कर दी गई है? राजपूत समाज के मजबूत नेता थे। 2013 में करनी सेना में शामिल हुए थे और युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय थे। और इस पर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी पहले हर्षा कुमारी सिंह। श्री राजपूत करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की गई है। ब्रॉड डेलाइट में ये हत्या हुई है और ये उनका घर है, जहां पर अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि खून के निशान आपको उस कमरे में दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से 3 लोग मिलने आए थे, उनसे बातचीत की है, उनके साथ बैठे भी हैं, उन्होंने अनुमति ली थी उनको मिलने के लिए, फिर वो यहाँ पर आए थे और फिर फायरिंग हुई है। उसके बाद में जो गोगामेड़ी का गार्ड था उसने भी क्रॉस फायरिंग की है, इसलिए आप देखते हैं कि दूसरी जगह भी खून के निशान आपको दिख रहे हैं। वहाँ पर एक जूता भी आपको दिख रहा है, पड़ा हुआ है वहाँ। तो यहाँ जो खून के निशान है वो जो क्रॉस फायरिंग हुई है उसके बताया जा रहा है। उसमें क्या हुआ है कि जिसको गनमैन ने मारा है वो वाहन चालक था, वो उस गाड़ी को लेकर आया था जिसमें जो शूटर्स हैं वो आए थे। तो वाहन चालक की मृत्यु होने के कारण जो असेलेंट्स थे उनको एक भागने का जरिया चाहिए था। बताया जाता है कि वो यहाँ से भाग के गए हैं और आगे उन्होंने किसी की स्कूटी रोकी है और उससे स्कूटी उन्होंने ली है। जो आदमी स्कूटी चला रहा था उसके यहाँ पर गोली को लगाकर, मतलब गन को लगाकर वो स्कूटी छीनकर उसको लेकर भाग गए हैं। पुलिस के पास अहम सबूत है। यहाँ पर जिसको गोली मारी थी वो यहीं पे मर गया है, तो उसका जो आइडेंटिटी है वो पुलिस ने बताया है कि वो एक यहाँ पर शाहपुरा का रहने वाला था, उसका नाम वगैरह भी है और वो कुछ व्यापार में से जुड़ा था, इसलिए उनके लिए वो बड़ा क्लू है। सीसीटीवी फुटेज है और एफएसएल की टीम भी यहाँ पर पहुँची हुई है। क्या है श्री राजपूत करनी सेना? आपको बता दें कि करनी सेना वो संगठन है, राजपूत बेस्ड संगठन है, जिसने पद्मावत फिल्म को लेकर बहुत ही आंदोलन किया था और उसके बाद में करनी सेना के 2 फाड़ हो गए थे। लोकेंद्र सिंह कालवी का जो फैक्शन था वो करनी सेना था। अब कुछ महीने पहले उनकी भी मृत्यु हो गई है बीमारी के कारण। और जो श्री राजपूत करनी सेना था उसमें सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो थे वो उसके अध्यक्ष बने। गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया से बताए जाते हैं। और राजपूत जो राइट विंग फ्रिंज एक तरह से आउटफिट है उसे माना जाता है श्री राजपूत करनी सेना का। पुलिस के पास कमिश्नर के हिसाब से मुताबिक 3 अहम सबूत हैं। उनके पास सीसीटीवी फुटेज है। जो असेलेंट, जो 3 लोग आए थे
उनके जानकार थे, उसमें से एक की पहचान उन्होंने कर दी है। वो स्कूटर लेके भागे हैं, तो वो भी एक आई विटनेसेस भी हैं, और जो स्कूटर लेके भागे हैं वो भी एक अहम सबूत है, क्योंकि अगर वो स्कूटर लेके गए हैं तो कहीं ना कहीं वो स्कूटर को अबैंडन करेंगे या वो पकड़ा जाएगा। इसलिए पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इसका खुलासा होगा। लेकिन जयपुर में दहशत है, क्योंकि बिल्कुल दिन में आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये कॉलोनी है, और यहाँ पर राजस्थान में श्री राजपूत करनी सेना से जुड़े सुखदेव गोगामेड़ी की उनके घर पर हत्या कर दी गई। जयपुर में उनके घर में 3 हमलावर आए। उन्होंने नजदीक से सुखदेव को कई गोलियां मारी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद सुखदेव के सुरक्षा गार्डों ने भी फायरिंग की, जिसमें एक हमलावर नितिन की मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद राजस्थान के टॉप मोस्ट गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। उसने लिखा है, सभी भाइयों को राम राम। मैं रोहित गोदारा कपूरसरी गोल्डी बराड़ भाइयों, आज जो सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वो अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें। ये एक सोशल मीडिया पोस्ट रोहित गोदारा के अकाउंट से आई है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। तो आखिर ये रोहित गोदारा है कौन, जो लगातार पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है? रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है। उस पर 32 से ज़्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। 2010 में वो अपराध की दुनिया में आ गया था, और उसके बाद कभी भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने राजस्थान में कई कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की फिरौती मांगी है, और फिरौती नहीं देने पर वो कई बार उन पर फायरिंग भी करवा चुका है। उस पर राजस्थान के सीकर में 2022 में जो वहां का टॉप मोस्ट गैंगस्टर था राजू ठेहट, उसकी हत्या का भी आरोप है। और उसकी हत्या के बाद उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा था और ये कहा था कि ये हत्या गैंगस्टर आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा की मौत का बदला है। तो इस तरह से वो लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर पुलिस को चैलेंज करता रहा है। वो सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से बाहर है, और ऐसा माना जा रहा है कि कनाडा में बैठकर वो लगातार लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के लिए काम कर रहा है, और पूरे राजस्थान में एक तरह से उसके नाम की दहशत है। और अभी ताज़ा मामला है जिसमें उसने सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी लेकर सनसनी फैला दी है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको बता दें, तेलंगाना से खबर आ रही है कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे रेवंत रेड्डी। परसों लेंगे शपथ। हालांकि सूत्रों के हवाले से पहले खबर आ गई थी कि जिस तरह से बैठक हुई है उसमें फैसला ले लिया गया है, लेकिन अब इस पर मुहर लग गई है। केसी वेणुगोपाल अभी कांग्रेस की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इस बात का अनाउंसमेंट हुआ है। परसों शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी होंगे। आपको बता दें, जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है कांग्रेस ने तेलंगाना इस राज्य में, और ये अपने आप में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन होंगे ये तो अब साफ हो गया। अब अगले 3 जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री कौन होंगे, इस पर नज़र बनी रहेगी। जो बीजेपी ने जीते हैं वहाँ पर किसको जीत का सेहरा मिलेगा, ये अपने आप में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना की अब कमान संभालेंगे, पर नया राज्य हमारे देश का 2014 में ही बना है, और उसके बाद से बीआरएस के 2 बार के सत्ता के बाद अब कांग्रेस के हाथ में तेलंगाना की कमान आई है। और अब बात जबलपुर की कृषि उपज मंडी और शाहपुरा की सहजपुर मंडी में किसानों ने कल आंदोलन, वो कल से हैं, आज उन्होंने जबलपुर की कृषि उपज मंडी के गेट पर बंद कर दिए और वहां पर जमकर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि शहर में मटर की मांग से ज़्यादा सप्लाई के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं जबलपुर से हमारे सहयोगी संजीव चौधरी।
इस समय हम जबलपुर की कृषि उपज मंडी में हैं। कल रात से ही यहाँ पर किसानों और व्यापारियों के बीच में तनाव चल रहा है। बहुत सारे जो किसान थे उन्होंने इस कृषि उपज मंडी में इस तरह का अघोषित ताला लगा दिया है। ये ताला तो नहीं है, लेकिन कृषि उपज मंडी के सभी गेटों को बंद कर दिया है। ये लोग कल रात से ही कृषि उपज मंडी के अंदर बंद हो चुके हैं। मामला ये है कि जबलपुर में लगभग 1 लाख किलो प्रतिदिन मटर की आवक होती है, लेकिन मटर की बहुत ज़्यादा आवक हो जाने से वो 4 से 5 लाख किलो मटर प्रतिदिन आ रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि जबलपुर में कई दिनों तक पानी गिरता रहा, और जब पानी रुका तो सभी व्यापारी अपनी फसल लेकर जबलपुर और सहजपुर मंडी में पहुंच गए, लेकिन इतने ग्राहक नहीं थे जो थोक में मटर को खरीद सके, तो मटर की कीमत गिरने लगी। इसके पीछे कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो थोक व्यापारी हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मटर की कीमत इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। हमारे साथ भारत कृषक समाज के रूपेंद्र पटेल हैं, संभागीय सचिव हैं। रूपेंद्र जी, क्या प्रॉब्लम हो रही है? मंडी के अंदर एक बड़ी समस्या ये है कि जो किसान लोग माल ला रहे हैं वो बोली होने के बाद भी व्यापारी खरीद लेता है, फिर इसके बाद में रिजेक्ट कर देता माल कि हम नहीं लेंगे। कारण बताता है कि अब माल बहुत आ गया है, हमारे पास ट्रांसपोर्टिंग का लिए ट्रक नहीं है और लेबर नहीं है, पल्लेदार नहीं है। ऐसी अनेक परेशानी किसानों से बता रहा है, जबकि मंडी अधिनियम में है कि कोई माल यदि खरीदा जाएगा तो निश्चित रूप से उसका पेमेंट होगा और वो माल लौटाया नहीं जाएगा। क्या हुआ? आप लोग बता रहे हैं जेल जैसे बंद है। जेल जैसे बंद है। आगे आओ जी, आगे आ जाओ। हाँ, हम लोग तो इस तरह बंद हैं जैसे जेल में तय खाने बंद नहीं कर देते, न यहाँ खाने की व्यवस्था, न के पेशाब की, न कि कृषि उपज मंडी के दोनों गेट अभी भी बंद कर दिए गए हैं, और हजारों की मात्रा में जो फल हैं, जो मटर है, वो सबके ट्रक खड़े हुए हैं। लोग बैठे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब गेट खुलेंगे और उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिलेगी, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है। अगर प्रशासन और नवनिर्वाचित विधायकों ने इन किसानों की समस्याओं को तुरंत नहीं सुना तो हजारों की मात्रा में ये किसान, ड्राइवर, क्लीनर, पल्लेदार और कृषि उपज मंडी में काम करने वालों के बीच में एक नया संघर्ष हो सकता है। वीरेन शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। तो बात करते हैं चक्रवाती तूफान मिचौंग की। आंध्र प्रदेश के बपाटला के तट से टकरा गया है और इस दौरान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान को लेकर 8 ज़िलों में रेड अलर्ट जारी है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में चक्रवात तूफान मिचौंग का असर देखने को मिला है। यहाँ भारी बारिश के साथ हवाएं चली हैं। तमिलनाडु में तूफान बारिश से आपको बता दें 8 लोगों की जान चली गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत की, प्रभावित लोगों को राहत सामग्री दी। आपको बता दें तमिलनाडु में 80% जो बिजली की सप्लाई अब रिस्टोर कर दी गई है। 70% जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं वो रिस्टोर कर दिए गए हैं। और इस तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 29 टीमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी में लगाई गई हैं। दुखद है कि 8 लोगों की जान गई है, लेकिन फिलहाल इस समय ये आंध्र प्रदेश में पहुंचा हुआ है। और बता दें आपको कि किस तरह से तस्वीरें जो आई हैं लगातार वो आपको दिखा रहे। पानी इतना भर गया कि किस तरह से जो ये मगरमच्छ तक ऊपर आ गया है, दिख रहा है। और साथ ही गाड़ियां तो तैरती नज़र आई थी, लेकिन ये मगरमच्छ पर भी बन आई है। और आपको बता दें कि अब हम आपको उड़ीसा में पुरी के समंदर तट पर चल रहा इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल समाप्त हो गया है। खूबसूरत चंद्रभागा बीच पर हर साल होने वाले समारोह में जाने माने कलाकार आते हैं और उनकी कला को देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ यहाँ जुटती है। और ये तस्वीरें उड़ीसा से हैं, इन्हें हम आपके छोड़े जाते हैं उनके साथ।